रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को उपलब्ध रहेगी निशुल्क बस सेवा। तो रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को ये बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को उपलब्ध रहेगी निशुल्क बस सेवा। और हर साल रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को सौगात देते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर एक बार फिर बारिश ने अपना तांडव दिखाया। बीती रात गौरीकुंड, सोनप्रयाग और आसपास में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 3 दुकानें ध्वस्त हो गई। इस घटना में 16 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही। जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय दुकान में कई लोग सो रहे थे। इन लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। तो गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने से 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, ये कल रात को देर रात लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहाँ 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहाँ पर गए थे और नेपाली वहाँ पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। साथ साथ हमारा अंदाज़ा है कि अगर बॉडीज़ पानी में हैं तो वो बहकर नीचे की ओर आएंगी। तो हमारी एसडीआरएफ की 2 अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में किनारे पर सर्च चल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के देर रात भारी बारिश के बाद 3 से 4 दुकानें जमींदोज हो गई। इस हादसे में 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 शव बरामद हुए हैं। इस जानकारी के मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। सीएम धामी ने अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी लेने के साथ ही आपदा राहत बचाव कार्य को लेकर विशेष निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लापता लोगों की तलाश के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो ज़रूरी सहायता है वह भी की जा रही है। और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर, जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को प्रशासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, कि सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब करी जा रही हैं। कौन लोग? देखिए, कुछ उसमें से 13 लोगों में से 8 लोग तो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। और एक बार चूँकि सभी से जानकारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, उनकी पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है।
आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती में लगातार कई तरह की शिकायतें मिल रही थी और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया है। सीएम धामी ने गड़बड़ी की शिकायतों के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर त्वरित एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को गंभीर से माना है। सीएम धामी ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव को फौरन भर्ती प्रक्रिया को रोके जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरे पास छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया था। कहना है कि उत्तराखंड राज्य की कार्य संस्कृति है, यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। यह मैसेज सभी में जाना चाहिए, लिहाजा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम हो रहा है। देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं। एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले राज्य सरकार ने पहाड़ के जिलों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की मंशा से कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पहाड़ में उद्योग स्थापना के लिए 7,000 एकड़ भूमि का लैंड बैंक तैयार है। मैदान में 4 जिलों को छोड़ने के लिए बाद 9 जिलों में भी उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सरकार चाहती है लोगों को रोजगार मिले, लिहाजा नई पॉलिसी तैयार की गई है, जबकि कुछ में परिवर्तन भी किया गया है। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 4 मैदानी ज़िले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 ज़िलों में से 2 ज़िले तो हमारे चूँकि पूरी इंडस्ट्री से पहले से भी काफ़ी इंडस्ट्री हमारी लगभग 8,000 एकड़ लैंड पर इंडस्ट्रियाँ स्थापित हो चुकी हैं और लगभग 7,000 एकड़ का लैंड बैंक हमने इन ज़िलों में अभी और निकाला है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल भी आए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने हमको प्रस्ताव दिए हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे 9 ज़िले जो पर्वतीय हैं, उन ज़िलों में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। अलग प्रकार का निवेश वहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए हमने अपनी पॉलिसियाँ भी बनाई हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि जो इन पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे, उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाने के लिए आएंगे, तो उनको हम अनेक प्रकार से सुविधाएं देने का काम करेंगे। उनको सरलता से और सुगमता से, ठीक बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इंडस्ट्री की उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लेते हुए धर्म जाति के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस फैसले के बाद कई अलग अलग संगठन अलग अलग माध्यमों से सरकार को बधाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये फैसला सभी की सुरक्षा के अनुरूप किया गया है। सभी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मुझे जब से निर्णय हुआ है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न समुदाय के लोगों ने संपर्क करके उन्होंने उसके लिए धन्यवाद कहा है कि ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। सभी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग के सीईओ सी रविशंकर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनवी सुब्बा के बीच एमओयू साइन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट के संचालन, एयरपोर्ट के विकास और प्रबंधन के लिए पहले भी उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है, क्योंकि नैनी सैनी एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से में भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के साथ ही इसके बेहतर प्रबंधन की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा था, लिहाजा मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू साइन हो गया है।
जल्दी ही जो है उसके लिए क्राफ्ट आ चुका है। कुछ औपचारिकताएं बची हैं, जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी जल्दी ही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बंदरों और जंगली सुअरों की समस्या को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बंदरों से नसबंदी के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत हो। मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिन में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। वन्य जीवों के हमले में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किए जाने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वनों के समीप गांव में सोलर लाइट लगाई जाए, पब्लिक का अवेयरनेस, पर्याप्त मात्रा में वन कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश भी हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक होते हैं ऐसे क्षेत्रों में निश्चित किया जाए ताकि लोगों को पहले चेतावनी दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों के जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायो फेंसिंग का कार्य भी किया जाए। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और बायो फेंसिंग को बोर्ड की बैठक के नियम एजेंडे में बनाया जाए। बैठक में एक बात तो ये बोला था कि इकोलॉजी भी बचानी है और इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। किस तरह से वन विभाग से ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंजर्व भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस समय बंदरों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा रहा है, 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में भी इसमें बात हुई है कि किस तरह की बंदरों की को उनका बांझीकरण ही बोलते हैं ना, बंध्याकरण करके किस तरह उनकी जनसंख्या को फर्दर एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कम किया जा सके और जिससे जो खेती को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। और साथ साथ ये भी आज होगा कि जो हमारी क्या कैरिंग कैपेसिटी है जो वाइल्ड लाइफ की और उनका जो उनका खाना है भोजन उनका उपलब्ध, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के जानवर होते हैं, तो किस तरह इसको जरूर देख लिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे देश के अंदर हमारा जो टाइगर्स के नंबर्स के हिसाब से हम तीसरा स्थान पाए और अगर आप घनत्व के हिसाब से बात करेंगे तो हम देश में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर हैं, क्योंकि 750 के साथ मध्य प्रदेश है जिसका कि हम 33% हैं। कर्नाटका का हम लोग 17वां हिस्सा है और उसके बावजूद हम 560 हैं और कर्नाटक 561 है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जब यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की शुरुआत हुई थी उस समय ये हुआ था कि आने वाले 20 वर्षों में इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि हम 3 गुने से ज़्यादा पहुँचे हैं। तो किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया जा सके। और आज एक और निर्णय में जो मोहर लगी, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हमको अगर जानवर नुकसान पहुँचा किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसके मुआवजे को भी 4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख करने पर आज मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की और फैसला दिया। इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और बढ़ा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार के कार्यालय में विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर फैसले से उनका अंत हो गया, क्योंकि आज जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, जज साहब ने जो फैसला दिया है, उससे लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, संविधान पे भरोसा बढ़ा है और इस देश में जुडिशरी पे एक बार भरोसा फिर से लोगों का बढ़ा होगा आज के दिन। और राहुल गांधी जी को ही ये राहत नहीं है, ये हर लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति की है, जिनको लोकतंत्र की चिंता थी, उनको भी आज राहत महसूस भी होगी। क्योंकि इन 9 सालों में 10 से ज़्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है। वो लोगों को तंग भी करते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं उनको जिस तरीके से प्रताड़ित और किया जा रहा है इस कार्यकाल में।
निश्चित कोटाबाग ब्लॉक के न्याय पंचायत बैल पड़ाव में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत बैल पड़ाव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 25 विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिविर में मुख्य अतिथि शिविर हमने लगाए, उनमें सबसे अच्छी संख्या में यहाँ लोग आए और अधिकारी भी आए और लगभग सभी समस्याओं का निस्तारण तत्काल किया गया। एसडीएम महोदय द्वारा भी लिखा गया, हमारे द्वारा भी लिखा गया, सब लोगों को दिया है। शिविर से अच्छा लाभ क्षेत्र की जनता को मिला। इसी शिविर में लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में आ जाई। गुरुवार देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते राजाजी से होकर गुजरने वाला हरिद्वार ऋषिकेश राजमार्ग बाधित चल रहा है। गोरी रेंज में बीन नदी उफान पर बन रही हुई है, तो वहीं दूसरी ओर चीला रेंज में बह रहा घासीराम स्रोत उफान में आ गया है। इस दौरान यहां से गुजर रहा एक वाहन उफान के बीच फंस गया है। वाहन में सवार लोग चीला पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे, मगर इनका वाहन पानी में बह गया। सुबह पार्क कर्मियों की टीम द्वारा इन वाहनों को रेस्क्यू किया गया, ट्रैक्टर की मदद से इसे बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान घासीराम स्रोत अक्सर उफान पर आ जाता है, मगर मनाही बावजूद भी लोग इसको पार करने से बाज नहीं आ रहे। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यमकेश्वर की बीन नदी उफान पर है। उफनती नदी के बीच एक बाइक सवार युवक युवती नदी के बीच फंस गए। गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात थी। एसडीआरएफ के जवानों ने नजर पड़ते ही युवक और युवती को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया और बाइक को भी नदी से बहने से बचा लिया। इधर आ जाओ। देहरादून में शुक्रवार को बारिश के चलते शिमला बाईपास स्थित हसनपुर कल्याणपुर में मूलकचंद क्षेत्र में बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। इस दौरान एक इनोवा नाले के तेज बहाव में बह गई कार को बहता देख वहां चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद हसनपुर के प्रधान शराफत अली ने ग्रामीणों को बुलाकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने कार से देहरादून निवासी 5 लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद कार को भी जेसीबी से बांधकर बाहर निकलवाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब स्थित दंत चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य पदों पर सेवारत हैं। वो दोपहर में घर लौट रहे थे और इसी दौरान कार नाले में बह गई। कोटद्वार में माला नदी में होम पाइप के वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने 20 दिनों में 1.5 करोड़ की लागत से होम पाइप का मार्ग बनाकर तैयार कर दिया है, जिससे अधिकतम 30 टन के भारी क्षमता वाले वाहन आसानी से जा सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग के बन जाने से भाबर का कोटद्वार से संपर्क जुड़ जाएगा। इसमें पुल टूटे जाने के बाद लगभग 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी, लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग पर जाने से काफी सुविधा हमें मिल रही है। लगभग 17-18 दिन से इसमें काम चला और दिन रात काम चला। इसमें ह्यूम पाइप डाल के 1.4 मीटर डाया के ह्यूम पाइप डाल के और ऊपर आरबीएम भर के और दोनों तरफ प्रोडक्शन करके ये काम किया गया है। नहीं, अब देखो, एक तो मौसम का सबसे बड़ी सामना है, मौसम की दिक्कत सबसे बड़ी है। अब अगर देखो आने जाने का साधन नहीं होंगे तो हम तो पिछड़ जाएंगे, मतलब सारी गतिविधियां रुक जाएंगी हमारी। इतनी हज़ार जनता है उधर, 8 वार्ड है हमारे इधर। अब 8 वार्डों में लगा दो करीबन जो है 40-50 हज़ार की जनता है वहाँ। तो इन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आप समझ सकते हैं। छोटे बच्चों को या बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, रोज़गार का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 84 ह्यूम पाइप करीब लगे हैं। 21 दिन में हमें कम से कम 4 दिन बारिश ने परेशान किया है, लेकिन फिर भी हमारी लेबर और पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमें काफ़ी सहयोग किया है, जिसके कारण ये आज 4 तारीख को जो टारगेट दे रखा था हमें माननीय रितु खंडूरी जी, माननीय विधायक जी ने और डीएम साहब ने, तो हमने 4 तारीख की सुबह 9 बजे करीब हमने इसमें ट्रैफिक दे दिया है। भारी वाहन भी इसमें चलने लगे हैं।
देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइन की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से किया गया। अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट के खराब होने से क्षेत्र में अंधकार तो पसरा हुआ था, तो वहीं स्थानीय लोगों में भी गुस्सा था। पार्षदों ने भी एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य देखकर काफी कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है, जिन्हें निस्तारण में कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि नगर निगम के और कंपनी के लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। 300 से 400 लाइटों की शिकायत हमको डेली प्राप्त होती है और शहर में जो लाइटें लगी हैं करीब 1 लाख लाइटें लगी हैं। उसमें नॉर्मली बारिश के मौसम में कार्बन की प्रॉब्लम या स्विच खराब होने की प्रॉब्लम सामान्यतः आती रहती है और हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। डेली बेसिस पे करीब अब वर्तमान में 300-400 लाइटों की शिकायत प्राप्त हो रही है और कुछ बैकलॉग भी हमारे पास है, जो बीच में 15-20 दिन लगातार बारिश होती रही, जिसके कारण लाइटें ठीक कराना संभव नहीं हो पाया। ये स्ट्रीट लाइट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।